अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एंट्रोपी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसमें कल आप लोगों ने एंट्रोपी के बारे में देखा था उस और साथ साथ डिफरेंट प्रोसेसेस देखे थे जिनमें एंट्रोपी एक चेंज देखा था आपने, ठीक है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, एडियाबैटिक में, रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर एंट्रोपी कैसे लिंक करी है दूसरे पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। अब दरमियान में एक छोटा सा टॉपिक है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी के, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स देखना है और गिव्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम in a given state can be expressed quantitatively by stating the number of alternate ways its particle can be arranged to constitute that state। तो हमारे पास क्या है कि एंट्रोपी क्या था कि जितना भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, एंट्रोपी। तो हम ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी को क्वांटिटेटिवली अगर हमने मेजर करना है तो इसका मतलब है कि हम कितने डिफरेंट वेज से पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। देखें, अगर रैंडमनेस कम है तो थोड़े तरीकों से, थोड़े वेज में हम उसको क्या अरेंज करेंगे, लेकिन डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है तो उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी भी ये ज़्यादा है कि वो डिफरेंट वेज से हमारे पास क्या हो, हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। दिस नंबर W इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इज हाई वेयर व्हेन दी रैंडमनेस इज हाई, ठीक है। जब हमारे पास रैंडमनेस यानी एंट्रोपी ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा है कि चांसेस भी हमारे पास ज़्यादा है कि हम डिफरेंट वे से पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अ मोर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम इज लेस स्टेबल, ठीक है, एंड लेस प्रोबेबल देन अ लेस ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर प्रोबेबल सिस्टम, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि अगर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है तो वो हमारे पास क्या होता है, लेस स्टेबल होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी लेस होती है। लेकिन हमारे पास जो लेस ऑर्गेनाइज है, मीन जिसमें रैंडमनेस ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टेबल भी होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। The direction of spontaneous process is therefore toward greater stability of the system। हमें पता है कि जब spontaneous reaction होता है तो प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी सिस्टम की ज़्यादा होती है। वर्ड की मुझे समझ नहीं आ रही। A little thought reveal that if considerable energy is added to the crystal, W becomes quite large as there are many ways of distributing this energy among the atom। हम क्या कर रहे हैं कि क्रिस्टल है, उसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो देर आर डिफरेंट वेज, ठीक है। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटम जो है उस क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट वेव से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो डिफरेंट वेव से वेव में अरेंज हो रहे हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। बोल्ट्जमैन in 1896 defined the thermodynamic probability of a system as ratio of probability of an actual state to one having the same total energy and volume in which the molecule are completely ordered, ठीक है। कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी थी हमें बोल्ट्जमैन ने। उसने कहा कि हम रेशो ले लें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियल या कोई भी सिस्टम है जिस स्टेट में वो है, ठीक है, उसके पास जितनी एनर्जी जितना वॉल्यूम है तो स्टेट में उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो, और अगर सिस्टम को अगर हम कंप्लीटली ऑर्डर्ड कर लें तो उस टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है। तो इन दोनों की रेशो लें तो ये हमें जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें ये बताती है, ठीक है। अब देखो जितना ही वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीटली ऑर्डर्ड होगा कोई सिस्टम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होगी। लेकिन कंप्लीटली ऑर्डर के अलावा किसी भी और स्टेट पे कोई सिस्टम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर रैंडमनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि थर्मो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्चुअल स्टेट टू वन हैविंग द सेम टोटल एनर्जी एंड वॉल्यूम इन विच द मॉलिक्यूल आर completely ordered। The entropy S is related to thermodynamic property
W by the Boltzmann equation कि S is equal to K log नेचर W। यहाँ से आपको पता चला है कि एंट्रोपी का प्रोबेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर हमारे पास क्या रैंडमनेस इंक्रीज होगी, डिसऑर्डरनेस सिस्टम इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी इंक्रीज, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। Where K is the Boltzmann constant, K is just the ideal gas constant per molecule rather than per mole। ठीक है, आपको पता है कि R को डिवाइड कर दें एवोगाड्रो नंबर के साथ तो हमें K की वैल्यू मिल जाती है। इसकी वैल्यू क्या है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये हमारे पास क्या आ गई कि प्रोबेबिलिटी की एंड एंट्रोपी का रिलेशनशिप हमने देख लिया। ठीक है, इट इज क्लियर दैट अ हाईली डिसऑर्डर सिस्टम इज वन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जितनी सिस्टम के अंदर क्या होगा डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, जितनी एंट्रोपी ज्यादा है उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, एंड हेंस हाई एस। Gases generally have higher entropies than the solid do because they are less ordered and less probable। ठीक है, हमारे पास क्या होता है गैसेस की क्या होती है एंट्रोपी क्या होती है। अच्छा यहाँ लेस नहीं आएगा, सेकंड टाइम ये हाई आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और एक रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी एंट्रोपीज जो है सॉलिड से ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है कि इसके मॉलिक्यूल के होते हैं लेस ऑर्डर होते हैं, यानी इनकी डिसऑर्डरनेस ज्यादा है और इसी तरह उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यहाँ ये जो लेस लिखा हुआ है इसके बजाय ग्रेटर आएगा। Also, a substance at high temperature had higher entropy than when at a low temperature। कि कोई सब्सटेंस है, कोई एक ही सब्सटेंस अगर लो टेम्परेचर पे है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, लेकिन अगर वो हाई टेम्परेचर पे आता है तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। रीज़न इसकी क्या है कि आप जैसे किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, तो जब मूवमेंट होगी तो रैंडमनेस क्या होगी इंक्रीज होगी, तो इसलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी इंक्रीज होती है किसी भी सब्सटेंस की एज कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर। अब हमारे पास क्या एट एब्सोल्यूट जीरो pure crystalline substance has a complete ordered arrangement, W would be unity and S would be zero। ठीक है, दिस फैक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अगर हम एक परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन मटेरियल ले लें, सॉलिड ले लें, ठीक है, क्रिस्टल ले लें जो कि परफेक्टली क्रिस्टल है और इसको 0 केल्विन के ऊपर अगर हम उसकी डिसऑर्डरनेस चेक करें, ठीक है, तो सिस्टम के अंदर डिसऑर्डरनेस नहीं होगी। ठीक है, यानी उसकी एंट्रोपी क्या हो सकती है 0 होगी। क्यों? और उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या होंगे 1, यानी वो जिस फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही बना हमारे पास थर्ड लॉ की बेसिस कि थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसकी जो एंट्रोपी है वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर तो 0 हो सकती है, लेकिन उससे अबव टेम्परेचर पे वो 0 नहीं होगी। या फिर हमारे पास ये जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, कि अब क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, अब इस पे क्या होना चाहिए कि सारी मॉलिक्यूल की मोशन जो है स्टॉप हो जानी चाहिए, इसको प्रॉपरली ऑर्डर्ड होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्डर्ड होना चाहिए, तो फिर हमारे पास क्या है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस टेम्परेचर को ही हम अटेन नहीं कर सकते 0 केल्विन को, ये बड़ा लो टेम्परेचर होता है और साथ साथ जो है इसकी वजह से हमारे पास कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एब्सोल्यूट एंट्रोपीज को देख लेते हैं। ठीक है, the third law of thermodynamics states that the entropy of a pure perfect crystalline solid is zero at absolute zero। ठीक है, कि एब्सोल्यूट जीरो पे अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी 0, यानी कि वो फुली ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा। In fact, no such perfect crystalline substance exists because such a low temperature is not easy to attain। ठीक है,
कि ये टेम्परेचर हम आसानी से अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, एडिंग हीट टू अ प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट जीरो एब्सोल्यूट जीरो कॉजेज इस टेम्परेचर टू राइज। कि अगर कोई मटेरियल है इस टेम्परेचर पे, तो अगर हम उसको हीट दें तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल आपस में मूव करना शुरू कर देंगे, तो उसकी रैंडमनेस क्या हो सकती है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीजेज द रैंडमनेस ऑफ स्ट्रक्चर, दस इट्स एंट्रोपी इंक्रीज। के अगर हम 0 केल्विन के ऊपर भी अगर उसे एनर्जी प्रोवाइड करें तो फिर भी उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बाय डिटरमाइनिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस over a range of temperature from 0 Kelvin to some higher temperature, it is possible to calculate delta S for the temperature change using the third law। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हीट कैपेसिटी का हमने फार्मूला पता हुआ, आपको ये भी पता है कि वो कैसे रिलेट करी है एंट्रोपी के साथ, पीछे हमने इक्वेशन देख ली हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 0 केल्विन के ऊपर जो है एंट्रोपी की वैल्यू मालूम करें, और साथ साथ जो है किसी भी हायर टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू मालूम करें, और फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका डेल्टा ले लें, यानी डिफरेंस ले लें। डेल्टा एस हमारे पास क्या होगा, फिर हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 0 टू किसी भी टेम्परेचर टी पे, तो डेल्टा एस क्या होगा कि इनिशियल एंट्रोपी हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर तो आपको पता है एंट्रोपी नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी हाई टेम्परेचर है टी, उस पर एंट्रोपी को लिखेंगे एस टी, इसको माइनस कर देंगे एस एट 0 केल्विन पे। ठीक है, तो एस नॉट तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा एस टी, कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एंट्रोपी आएगी, अगर उसको हम कंपेयर करें 0 केल्विन के साथ, तो वो उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी आएगी। अदरवाइज तो हम क्या कर रहे होते हैं, चेंज इन एंट्रोपी मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, here ST is the absolute entropy of substance at temperature T, the absolute entropy of a substance in its standard state at 25 centigrade is called standard entropy। ठीक है, वो S नॉट G नॉट और H नॉट लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर हमारे पास क्या है, ये इसको स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहते हैं। The standard entropy of a substance in its standard state is greater than 0। ये 0 नहीं होती, ठीक है, ये greater than 0 होती है। ठीक है, एंट्रोपी 0 उसी टाइम पे हो रही है जब वो हम इसको 0 केल्विन पे ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और फंक्शन आ गया, वो है हमारे पास गिव फ्री एनर्जी। ठीक है, अगर इस टॉपिक के एंड पे हमने देखना है कि सारा ही हम क्यों कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और किस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके लिए हमने पहले देखा था कि हीट कंटेंट मालूम होने चाहिए हमें। ठीक है, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कहा नहीं, एच के अलावा कोई और फैक्टर भी होता है। ठीक है, फिर वहां पे हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। ठीक है, कि सिस्टम की एंट्रोपी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, सराउंडिंग की एंट्रोपी भी लेके, और फिर टोटल जो एंट्रोपी है हमारे पास वो यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, एंट्रोपी की टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बारे में देखा। फिर हमने थर्ड लॉ में ये कह रहे हैं कि अगर कोई सब्सटेंस जो है प्योरली परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, तो 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर इसकी एंट्रोपी 0 हो सकती है, अदरवाइज इसकी एंट्रोपी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में देखना है। तो थर्ड फैक्टर हमारे पास वो जो आ जाता है गिव फ्री एनर्जी के। ठीक है, तो हम गिव फ्री एनर्जी के बारे में देख लेते हैं, या फिर पहले हम देखेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, या जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। फिर गिव्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, और इनका कॉम्बिनेशन भी है गिव्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, हेल्महोल्ट्ज गिव फ्री एनर्जीज ये क्या होती है। ठीक है, इन पर्टिकुलर द एंट्रोपी चेंज रेफर टू is that of the system at surrounding, therefore it requires calculation। ठीक है, कि एंट्रोपी चेंज हम कहाँ से लेते हैं, सिस्टम की लेते हैं और सराउंडिंग की लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें सिस्टम की एंट्रोपी भी चाहिए होती है, हमें सराउंडिंग की भी चाहिए होती है। ठीक है, अब क्या है
किस किस की कैलकुलेशन होना चाहिए, वन फॉर द डेल्टास फॉर द सिस्टम एंड द अदर फॉर द डेल्टास फॉर द सराउंडिंग. If the criteria of spontaneously were expressed in terms of the properties of the system alone, it would be much easier to use. तो फिर यहाँ से इसके बाद क्या कंसिडर किया गया कि अगर सिस्टम को, अगर हम सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो वहां से बता सकें कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, गिब्स फ्री एनर्जीज की को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. ठीक है, अब पहले तो हम ये कह रहे थे कि सिस्टम की एंट्रोपी भी चाहिए हमें, सराउंडिंग की भी एंट्रोपी चाहिए, फिर हम यूनिवर्स की एंट्रोपी को काउंट करेंगे. लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ कोई ऐसा पैरामीटर भी होना चाहिए जो जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि हम सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी को मेजर करें या सिस्टम की प्रॉपर्टीज को मेजर करें, सारी प्रॉपर्टीज को, तो फिर हम जो है क्या करें कि उसके स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो है गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. ठीक है, टू अकम्प्लिश दिस all we need do is to define the so called free energy function A and G. ठीक है, एक हमारे पास क्या है, A है, उसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन. ठीक है, और G को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी. that can be used to predict the spontaneity for changes in the state carried out at constant temperature and volume or at constant temperature and pressure respectively. कि हमारे पास क्या है कि हम गिब्स फ्री एनर्जी लेंगे या हेल्महोल्ट्ज फैक्टर लेंगे तो उससे हम जो है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को निकालेंगे, उसको स्टडी करेंगे हम ए को और जी को एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, या फिर हम करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये ए जो है ये हमारे पास क्या था, यानी इसको हम क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ, और इसकी आगे नीचे डेफिनेशन आती है, तो वहाँ पे क्योंकि इसको ड्राइव करके फिर वहाँ पे उसको डिफाइन किया गया कि ये कैसे ये मैक्सिमम वर्क है जो कि कोई सिस्टम कर सकता है. ठीक है, इसीलिए इसको नेम क्या दिया है, वर्क फंक्शन, कि मैक्सिमम वर्क जो कोई सिस्टम पर परफॉर्म कर सकता है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, या इसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. ठीक है, तो अब इसको हम ड्राइव कर लेते हैं. ठीक है, the Helmholtz free energy or the work function A is defined as A is equal to internal energy minus Ts. ठीक है, where E is the internal energy of the system, T is the absolute temperature and S is the entropy. Since E, T and S are state functions, A must also be a state function of the system. कि ये भी हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है, मीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ फॉलो पे नहीं डिपेंड कर रहा. ठीक है, फॉर अ चेंज इन स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको क्या करें, इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं या चेंज देख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, डेल ए इज इक्वल टू डेल ई माइनस टी डेल एस. ठीक है, अब कांस्टेंट पे है, होना तो क्या चाहिए, एक दफा टी के लिहाज से चेंज आना चाहिए, एक दफा एस के लिहाज से आना चाहिए. जब हमने टी को कांस्टेंट रखा हुआ है तो ये टी डेल्टा एस आ जाएगा. ठीक है, वेयर डेल्टा ए इज द इंक्रीज इन फंक्शन ए, कि ए में जितना इंक्रीज आ रहा है वो हमारे पास क्या डेल्टा ए है. इसी तरह correspondingly increase in internal energy is delta E and delta S is the increase in entropy of the system at constant temperature. अब पीछे हमने क्या किया हुआ है, एंट्रोपी को बारे में, एंट्रोपी की इक्वेशन निकाली हुई है कि एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T, where Q is the heat taken up when change is carried out in a reversible manner at constant temperature. तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डेल्टा एस की जगह पे Q ओवर T लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन 3 बनी है वहां पे क्या हो रहा है कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई, तो ऐसे ही रह गया, माइनस टी इंटू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी आएगा, तो वो टी और टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास क्या था, वर्क। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन को के अंदर से डेल्टा ई और से माइनस कर दें क्यू रिवर्सिबल, यानी क्यू रिवर्सिबल को हम इक्वेशन के दूसरी साइड लेके जा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा कि डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। तो क्यू रिवर्सिबल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास बन जाएगी। डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या अगर माइनस दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, और ये डब्ल्यू क्या है, मैक्सिमम वर्क है जो कि कोई सिस्टम कर सकता है बाय यूजिंग इट्स फ्री एनर्जी, या वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास है क्या, द क्वांटिटी ए इज कॉल्ड फ्री एनर्जी बाय हेल्महोल्ट्ज by but it is now usually called the work function due to above relation। कि ये वर्क फंक्शन कह रहे हैं कि मैक्सिमम वर्क जो है कोई सिस्टम कर सकता है, तो वो ये हमारे पास माइनस डेल्टा ई के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन 5 shows that the maximum work done during an isothermal and reversible process by a system is accompanied at the expense of a decrease in Helmholtz free energy of the system। कि सिस्टम के पास जितनी भी फ्री एनर्जी है वो यूटिलाइज कर लेगा वो वर्क डन करने के लिए। ठीक है, तो वो जो फ्री एनर्जी सिस्टम के पास है वो उसकी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी कहलाती है या वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, दी गिव्स फ्री एनर्जी है। फ्री एनर्जी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस चेंज। कि फ्री एनर्जी से हमें पता चलता है कि कोई सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, कोई सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, द गिव फ्री एनर्जी फंक्शन इज मोर कॉमन इन केमिस्ट्री दैन द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ठीक है, हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि गिव फ्री एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। सिंस मैनी केमिकल प्रोसेस आर स्टडीड एट कांस्टेंट प्रेशर रेदर देन द कांस्टेंट वॉल्यूम। हम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम की बजाय कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादातर रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रेशर हम फिक्स कर देते होते हैं। अब हमारे पास हमें पता है, ये आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से गिव फ्री एनर्जी की इक्वेशन के बारे में आइडिया है। ठीक है, आपने कहीं पहले भी यूज़ की होगी। ठीक है, गिव फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड एज जी इज इक्वल टू टी माइनस डेल्टा एस, where H is the enthalpy of the system, T is absolute temperature and S is the entropy of the system। Since H, T and S are state function, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो G है वो भी क्या होगा, state function होगा। The part of total heat content, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है कि heat content था H, enthalpy। The part of total heat content enthalpy H can be converted into other form of energy at constant temperature is called as free energy, give free energy। ठीक है, कि टोटल हीट कंटेंट्स, अब सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ तो उसकी इंटरनल एनर्जी है, यहाँ वो उसको पास जो एंथैल्पी आ रही है। ठीक है, एंथैल्पी है या एच है। ठीक है, उसके अंदर से जितना पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है, गिव फ्री एनर्जी आती है। यहाँ आप सिंपली कह दें कि G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, के ये डील कर रही है इसके एंथैल्पी ऑफ सिस्टम से और एंट्रोपी ऑफ सिस्टम से। फॉर एनी चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 वी हैव, कि अगर हमारे पास H में चेंज आ रहा है और H क्या था, एंथैल्पी, उसमें चेंज आ रहा है और एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो साथ साथ हमारे पास क्या है, G में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया तो डेल्टा G हमारे पास क्या होगा, G2 माइनस G1। इसी तरह डेल्टा H क्या होगा, H2 माइनस H1, और माइनस करेंगे हम TS है ना, तो T2 S2 माइनस T1 S1।
तो ये इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। और अगर हम इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो ये टी डेल्टा एस बनेगा, डेल्टा टी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 2 जो है वो डेल्टा की फॉर्म में आ गई हमारे पास कि फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को जब माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं कि चेंज इन अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट कंटेंट माइनस चेंज इन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन ऑर्डर या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ये डिफाइन करें कि अवेलेबल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल है, चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम माइनस कर दें इसमें चेंज इन एनर्जी ड्यू टू ऑर्डरनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, द चेंज इन गिव फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी obtainable from a given process at constant pressure। ये हमारे पास क्या है कि कितनी हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के से, ठीक है, कि किसी भी सिस्टम से हम कितनी एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम क्या कहते हैं, गिव फ्री एनर्जी है। इट इज आल्सो द इंडिकेटर ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ फिजिकल चेंज, ठीक है, कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं स्पॉन्टेनियस। टू फाइंड द क्राइटेरियन फॉर spontaneity in term of G, let us restrict our argument to the condition at constant temperature and pressure। कि हम यहाँ पे क्या करें, constant pressure भी पे और constant temperature के ऊपर process को study कर रहे हैं। For a process carried out at constant pressure, तो हमने पीछे देखा था कि जब constant pressure है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्यू माइनस टी डेल्टा एस। और बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी हमें पता है कि टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, या डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी था, वहां से हमने क्या किया, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू लिख ली। देयर आर नाउ टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, हमने क्या किया कि क्यू क्यू और जो है उसकी और उसके बाद माइनस कर दिया क्यू रिवर्सिबल। अब सिस्टम के पास दो चांसेस हैं, अगर सिस्टम क्या है रिवर्सिबल तो इसका मतलब है जितनी हीट ऐड होती है उतनी ही निकल आती है, तो इसका मतलब है कि क्यू एंड क्यू रिवर्सिबल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये किसके लिए डेल्टा जी जीरो हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रोसीड हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर। इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी कि Q जो है इज लेस देन Q रिवर्सिबल, देयरफॉर जो Q है उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस स्मॉल है, और जो है माइनस में जो Q रिवर्सिबल है उसकी वैल्यू ग्रेटर हो, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा जी इज लेस देन जीरो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो जब भी हमें पता है कि डेल्टा जी नेगेटिव होती है तो प्रोसेस कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसी चीज से हम देख लेते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू से ही हमें पता चल जाता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। जब तक हम हमारे पास सिर्फ एंट्रोपी को ले रहे थे तो एंट्रोपी के लिए हमने कहा था हमने सिस्टम की भी लेना है, हमने सराउंडिंग की भी लेनी है और टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी को काउंट करना है। और गिव फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया तो उसने कहा कि जस्ट आप सिर्फ गिव फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे और आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में मालूम हो जाएगा, ठीक है। टू डिसाइड वेदर द गिवन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वी हैव ओनली टू कैलकुलेट द डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम अलोन। कि अब हमें क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की डेल्टा जी कैलकुलेट करनी है, हमने यूनिवर्स की नहीं करनी, हमने जो है सराउंडिंग की डेल्टा जी कैलकुलेट नहीं करनी। इफ डेल्टा जी इज negative, the process will be spontaneous. If delta G is zero, the initial and final state can exist at equilibrium, ठीक है,
या फिर रिवर्सिबल एक्शन है विद नो नेट चेंज, ठीक है। इफ डेल्टा जी जीरो सिस्टम इज एंड इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो इसका मतलब है रिएक्शन क्या है हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस है। An example of non-spontaneous change in is the freezing of water above 0 सेंटीग्रेड। आपको पता है 0 सेंटीग्रेड पे पानी खुद ब खुद फ्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 सेंटीग्रेड पे पानी को फ्रीज करना चाह रहे हैं तो हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी उसको फ्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है हमारे पास 0 सेंटीग्रेड से ऊपर। फॉर दिस चेंज डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस फ्रैक्शन है हमारे पास। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइन ऑफ डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ चेंज इज समराइज इन फॉलोइंग टेबल, ठीक है। अगर डेल्टा जी इज नेगेटिव है तो मीन हमारे पास डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, तो रिएक्शन क्या होगा या चेंज क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी जीरो है, नो नेट चेंज, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है मीन कि हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, दिस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन अगर उसका रिवर्स अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री में ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं हम गिव फ्री एनर्जी को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिव फ्री एनर्जी एज यूजफुल वर्क। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, गिव फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एट जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस फॉर अ चेंज इन स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लेंगे तो चेंज के लिए हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा एच हमें पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर आपने ये पिछला हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की इक्वेशन देखी है, ठीक है, सी इक्वेशन नंबर 2 ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, वो क्या थी कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ डेल्टा ए क्या था, इज इक्वल टू माइनस वर्क, जो कि मैक्सिमम वर्क था हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस की जगह पे डेल्टा ए यूज कर सकते हैं। तो वही हमने किया कि देयर फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी रह गया, ठीक है। इसी तरह डेल्टा ए की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वर्क की वैल्यू यूज कर सकते हैं कि वो क्या था, डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस वर्क मैक्सिमम या डब्ल्यू मैक्सिमम, तो उसकी जगह वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या बन गया इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी। और अगर हम इसके साइन इनवर्स कर दें, यानी -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल वी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बट अब ये जो पी डेल वी रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन, ठीक है। जब एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो ये एक्सपेंशन का वर्क है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी। इट इज एविडेंट देयरफॉर दैट द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ठीक है, माइनस साइन आ गया ना फ्री एनर्जी के साथ, तो हम ये कह रहे हैं कि डिक्रीज इन फ्री एनर्जी accompanying a process taking place at constant temperature and pressure is equal to the maximum work obtained from the system other than the work of expansion। कि हमारे पास क्या है, अगर सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। सिस्टम के पास जो फ्री है, फ्री का मतलब ये है कि वो अवेलेबल है, ठीक है। अब वो फ्री एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है कोई एनर्जी को सिस्टम यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो वो यूटिलाइज कहाँ हो रही है, एक तो उसकी एक्सपेंशन वाले वर्क में यूज हो रही है और साथ साथ कि सिस्टम में कोई ना कोई अदर वर्क भी कर रही है, ठीक है, जिसको हम मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं। कि हमारे पास क्या है कि डिक्रीज इन गिव फ्री एनर्जी इज रिलेटेड विद द
मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम अदर देन द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, के वहां से मैक्सिमम जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम में उसमें कन्वर्ट हो रही है और साथ साथ एक्सपेंशन वाला वर्क भी कर रही है। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड एज नेट वर्क। ठीक है, ये जो डब्ल्यू हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है कि नेट वर्क आ गया, कि नेट वर्क क्या है, जब डब्ल्यू मैक्स भी हो रहा है और साथ साथ एक्सपेंशन वर्क भी हो रही है, सो दैट नेट वर्क इज इक्वल टू W max minus expansion work, which is equal to decrease in gift free energy. This quantity is of great importance in physical chemistry because the change in gift free energy is a measure of the net work, which may be electrical, mechanical or surface work. इससे हमें क्या पता चला है कि कोई सिस्टम कितना वर्क करता है, नेट वर्क कितना कर सकता है या टोटल वर्क कितना कर सकता है। ठीक है, एक तो वो क्या करेगा, जब भी सिस्टम की हमारे पास गिफ्ट फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है सिस्टम में एक तो एक्सपेंशन हो रही है, यानी एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, और जो दूसरा काम हो रहा है, जो दूसरा साथ वर्क मैक्सिमम वर्क कर सकता है, उन दोनों को मिला के हमें पता चल जाता है कि गिफ्ट फ्री एनर्जी जो है अगर वो यूटिलाइज हो रही है तो वो नेट वर्क में चेंज हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्री एनर्जी एज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं है। ठीक है, द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी फॉर अ चेंज फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, कि हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्यू पी एंड क्यू रिवर्सिबल इक्वल है, देयरफॉर डेल्टा जी इज नेगेटिव। हमने पीछे देख लिया था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। व्हेन अ प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास क्या है कि क्यू पी एंड क्यू रिवर्सिबल इक्वल हो, तो हमारे पास क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, और अगर ये नेगेटिव हो तो ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या हम इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस होता है। इसके अलावा गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या एक्सप्लेन करती है, गिफ्ट्स इक्वेशन टू एक्सप्लेन द व्हाई exothermic reaction are not necessarily spontaneous and why endothermic reaction may be spontaneous। कि ये हमारे पास क्या है कि ये भी एक्सप्लेन करती है कि लाजमी नहीं है, हमारे पास ये 100% ट्रू नहीं है कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, या जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस भी हो। अब ये किस चीज से रिलेट करी है, अब ये रिलेट करी थी एंट्रोपी के साथ और एंथैल्पी के साथ। तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और इक्वेशन में पुट करके जो रिजल्ट आएंगे उसकी बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि कोई सिस्टम जो है उसके स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, there are two reasons why the chemical action take place। ठीक है, one is the tendency to reach the to a lower energy level, कि हर सिस्टम क्या कहता है कि वो अपनी एनर्जी को लूज करके लोअर एनर्जी लेवल पे जाए। ठीक है, एंड द अदर is the tendency to reach to greater disorder, कि वो जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा उतना वो स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, और जितनी वो एनर्जी लूज करेगा उतना ही वो स्टेबल ज्यादा होगा, यानी उसकी डेल्टा एच की वैल्यू की जितनी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, या एंट्रोपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, whether a reaction occur at a given temperature डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दीज टेंडेंसीज, किसी भी सिस्टम के ऊपर हम किसी भी टेम्परेचर पे सिस्टम को मेजर करें या डिटरमिन करें, सिस्टम को स्टडी करें, तो क्या है ये दोनों प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब क्या है, डिसऑर्डरनेस क्या था, एंट्रोपी से रिलेट कर रही है, और एनर्जी जो है या हीट कंटेंट जो है वो एंथैल्पी से रिलेट कर रहे हैं। इफ द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज पॉजिटिव, द क्वांटिटी, अब ये देखें इक्वेशन क्या थी, अगर आपको याद है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इक्वेशन में क्या है, माइनस है बाय है, तो माइनस टी एस क्या होगा, ज्यादा वैल्यू नेगेटिव आएगी।
ठीक है, यानी कि डेल्टा जी में ये कौन सा कंट्रीब्यूशन दे रही है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रही है इसके अंदर, ठीक है। If the entropy change delta S is positive, the quantity minus T delta S make a negative contribution to delta G, and a large decrease in free energy increases the tendency for a spontaneous change। और जितना हमारे पास क्या होगा कि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है ना, तो यानी कि डेल्टा जी डिक्रीज हो रही है, जितनी ज़्यादा डेल्टा जी डिक्रीज होगी यानी डेल्टा जी नेगेटिव होती जाएगी, तो उतना ही हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस चेंज के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली value for delta S decreases the entropy contribution toward the spontaneously by producing small decrease in free energy। कि अगर हमारे पास क्या है कि डेल्टा S की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो माइनस टी डेल्टा S का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम, यानी कि कोई कम वैल्यू माइनस होगी। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियसली क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चेक करने के लिए वो उसका कंट्रीब्यूशन डेल्टा जी में भी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एट लो टेम्परेचर, अब हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का फैक्टर टी के टी डेल्टा एस के साथ है, ठीक है, और साथ साथ हम इसको एच के साथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारे पास क्या है, एट लो टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस relative to delta h is usually small, कि अगर हम डेल्टा h से कंपेयर करें तो ये t डेल्टा s का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि माइनस है। देखो माइनस में छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो उसके अंदर से तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर लो है तो इसका कम इफेक्ट होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली द कंट्रीब्यूशन ऑफ minus T delta S to delta G at ordinary temperature often will be smaller, कि ये smaller होगा than the contribution of delta H, यानी कि delta H का contribution फिर ज़्यादा होगा, उसकी बेस पे हमारे पास क्या है, हम delta G की वैल्यू को डिफाइन करेंगे, ठीक है। the sign of delta H, that is whether the process is exothermic or endothermic, frequently determine the sign of G, कि मोस्टली हमारे पास क्या है कि डेल्टा H का जो साइन है वही हमारे पास क्या है, डेल्टा जी का साइन होता है, ठीक है। इंडिकेट वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ओकेजनली डेल्टा एच इज रिलेटिवली स्मॉल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू डेल्टा जी इज ओवरकम बाय द एंट्रोपी टर्म, ठीक है। कहते हैं कि अभी ऐसा भी होता है कि डेल्टा जी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हो, कि ये माइनस टी डेल्टा इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो। अब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका कैसे हो सकता है कि या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या फिर एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हो। तो मोस्टली हमारे पास क्या है कि जब हायर टेम्परेचर पे हम बात करते हैं तो ये हायर वैल्यू जब माइनस में आएगी तो उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा डेल्टा एच की निस्बत, और डेल्टा जी हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यानी कि ये हम इधर से भी चेक कर सकते हैं, डेल्टा एच डेल्टा एस और टेम्परेचर की वैल्यू से, तो वहाँ से हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन इज यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय रिलेशन, कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको आगे हमने करना भी है, तो हम वहाँ पे भी इसको डिटेल में देखेंगे कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचर के पी डी जी नॉट, आपको पता है कि चेंज इन गिव फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट, ये 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 atm जो हमारे पास प्रेशर है उसके ऊपर, ठीक है। और के पी आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल और ईएमएफ मालूम कर सकते हैं हम गिव फ्री एनर्जी से, ठीक है। The free energy can be used to determine the electromotive force EMF of a given cell by the following equation, कि हमारे पास क्या है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स, या ये जो डेल्टा ए हमने किया था इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स के मैक्सिमम वर्क इक्वल था, और वर्क हमें पता है ये रिलेट कर रहा है फैराडे करंट के साथ, ठीक है। कि कैसे कि विच इज इक्वल टू माइनस एन
FE, ठीक है। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मेजर इन जॉल्स, E इज द एनर्जी, E is the potential भी हो सकता है measured in volt, और F is the Faraday constant जिसकी वैल्यू हमारे आपको पता है 9.64846 इंटू 10⁴ कूलम पर मोल होती है, या इसको आप 96,500 कूलम लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। एंड N is the number of mole of electron transferred by the balanced chemical equation, कि ये वहाँ पे रिएक्शंस के अंदर, सेल रिएक्शंस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव हो रहे होते हैं। तो ये उससे हम क्या कर सकते हैं, EMF ऑफ दी सेल भी मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिट ऑफ गिव फ्री एनर्जी टू चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये हमने पीछे देख लिया सारा। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ गिवन प्रोसेस इज रिलेटेड टू द चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन बाय इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। हमने इसको ऊपर सारा कुछ देख लिया। This expression is very useful in determining delta G, delta H and delta S for a process at constant pressure if any of the two quantities are known। कि हमारे पास क्या है, अगर दो क्वांटिटीज हमें मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं कि तीसरी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें दो वैल्यूज मालूम है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द गिव फ्री एनर्जी, कि गिव फ्री एनर्जी के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है। द गिव फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज, ये पिछली वाली इक्वेशंस ये सारी, ठीक है, कि G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, और G H का आपको पता है कि H इज इक्वल टू E प्लस पी वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो H की जगह पे हम क्या करें, E प्लस पी वी करें, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करें इस इक्वेशन की। तो अब हम पहले सारी टर्म की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। चेंज देखेंगे, डी जी आ जाएगा इज इक्वल टू डी ई। अब एक दफा प्रेशर के लिए चेंज आएगा और एक दफा वॉल्यूम के लिए चेंज आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, पी डेल वी प्लस बी डी पी, डेल की बजाय आप डी कर लें इसे, ठीक है। इसी तरह एक दफा टेम्परेचर में चेंज और एक दफा एंट्रोपी में चेंज, ठीक है, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। फॉर एन इनफाइनाइटसिमल स्टेज ऑफ अ रिवर्सिबल एक्शन, हमें पता है कि रिवर्सिबल एक्शन में Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डेल्टा E प्लस डी डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था, ठीक है। एंड और Q रिवर्सिबल हमें पता है कि एंट्रोपी से रिलेट कर लिया कि DS इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इफ द वर्क डन इज ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क, देन हमें पता है कि किसके इक्वल है, डी क्यू। अब ये देखो कि डी क्यू हमारे पास क्या है, ये इक्वल आ जाएगा डी ई प्लस पी डेल वी, और इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, और डी क्यू किसके इक्वल है, टी डेल्टा एस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस आ गया, या टी, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में टी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा ई प्लस पी डी वी। हम यहाँ पे ये जो प्लस में डेल्टा एस की वैल्यू है, अब ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा ई भी है प्लस पी डेल वी भी है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, टी डेल्टा एस, और ये टी डेल्टा एस और ये माइनस टी डेल्टा एस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे, कंबाइन करोगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, वी डी पी माइनस एस डी टी रह जाएगा, ठीक है। बाकी टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, 4, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी फॉर अ क्लोज सिस्टम डूइंग नो प्रेशर वर्क, ठीक है। कि हमारे पास क्या है कि क्लोज सिस्टम आ गया जिसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं हो रही, ठीक है। इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अब हमारे पास दो कंडीशन है इस इक्वेशन में, यहाँ हम प्रेशर को कांस्टेंट कर लें, यहाँ हम क्या कर लें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लें। तो हम पहले करते हैं प्रेशर को कांस्टेंट, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डीपी क्या होगा, 0। तो रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी हमारे पास, डेल डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम डी टी को भी दूसरी साइड पे ले आए तो ये क्या बन जाएगा,
स्मॉल चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एस माइनस एस, या चेंज डिक्रीज इन एंट्रोपी आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 5 shows that the decrease in entropy of a system is equal to the rate of change in free energy of a system with temperature at constant pressure। किसी इक्वेशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ गिव फ्री एनर्जी है विद टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिंस एंट्रोपी एस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये इसकी जो है माइनस जो है वो डेल्टा जी वाली साइड पे लिखेंगे। जी मस्ट डिक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, कि जी की वैल्यू को डिक्रीज होना चाहिए क्योंकि एंट्रोपी तो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, कि अगर हम क्या करें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो dt क्या होगा, जीरो हो जाएगा। द वेरिएशन ऑफ गिव फ्री एनर्जी विद द प्रेशर इज गिवन बाय रिलेशनशिप, ठीक है, वही जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसमें हमने dt जीरो कर दिया तो रिमेनिंग रह गया dg इज इक्वल टू vdp, ठीक है। और प्रेशर टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे dp को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगी। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आती है तो ये क्या बन जाएगा, करली जी ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी, ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहते हैं गिव फ्री एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है फॉर एन एप्रिशिएबल आइसोथर्मल प्रोसेस इफ द प्रेशर चेंज, अगर प्रेशर चेंज कहाँ से हो रहा है P1 से P2 पे हो रहा है तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या करेंगे G1 से G2 पे जा रहा होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और V जैसे हमें आइडियल गैस इक्वेशन में पता है कि PV इज इक्वल टू nRT है, ठीक है। तो V की वैल्यू निकालनी है तो V क्या बन जाएगा nRT ओवर P, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो डी जी लिमिट लगाई हुई है G1 से G2 और nRT ओवर V ओवर P था, वो P जो है वो लिमिट के अंदर चला गया, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है P1 से P2, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये लॉग नेचर P2 ओवर P1 आ जाएगा। बाकी टर्म आप लोगों को पता है कि वो डेल्टा जी आ जाएगा। डेल्टा जी क्या है, अपर लिमिट G2 माइनस G1 आ जाती है इज इक्वल टू nRT लॉग नेचर P2 ओवर P1। और जहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, अगर हम वॉल्यूम को देखें, ठीक है, कि अगर हम वॉल्यूम चेंज करें तो V1 से V2 पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा V2 ओवर V1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरा ख्याल है यहाँ पे फिर माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि ओके नहीं माइनस का साइन नहीं आएगा बल्कि वो V1 ओवर V2 हो गया ना, ठीक है, और इन्वर्स होगा क्योंकि आपको पता है ये प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है इन्वर्स रिलेशनशिप में है बॉयज लॉ के थ्रू। तो पहले क्या था P2 ऊपर था, अब क्या है V1 ऊपर है और डिवाइडेड बाय V2 आ रहा है, ठीक है। और नेचुरल लॉ के बजाय हम क्या कर सकते हैं लॉग बेस 10 यूज करेंगे तो उसके लिए 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। Equation 8 and 9 show a change in free energy of an ideal gas at constant temperature, whether the process is carried out reversibly or irreversibly। क्या इसको हम प्रेशर चेंज करके देख लें या फिर हम वॉल्यूम चेंज करके देख लें। ये तो था आज का लेक्चर, और ये देखें आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं कि उन्होंने P1 P2 दिया, n की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दे दिया और डेल्टा जी उन्होंने कहा कि आप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग करते रहा करें ताकि आप लोगों को जो है इक्वेशंस याद हो जाएं।